मेरा नाम फिरदौस है और मेरी उम्र 18 साल है। मेरी यूनिवर्सिटी का लड़का मुझे बहुत पसंद करता था, लेकिन मैं उसे मुंह नहीं लगाती। मगर कल रात की हरकत के बाद आज मुझे उसकी याद सता रही थी। लेकिन अगली सुबह मैं उठी तो मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। मेरी आंखों को देख मेरी माँ ने पहचान लिया तो मैं डर गई। फजर होने के भी 1 घंटे के बाद उसे नींद आई थी। जब राबिया के कमरे में आई तो वो सो रही थी। फिरदौस राबिया ने उसे नरमी से पुकारते हुए उसके माथे पर हाथ फेरा। आज तो बड़ा लंबा सो गई तुम, राबिया नरमी से कहते हुए फिरदौस के पास आ गई। जबकि फिरदौस आंखों में अभी अभी नींद भरी हुई थी। रात से ही से सोई नहीं पाई थी, सर में दर्द हो रहा था। इस वजह से क्या वक्त हुआ है? अम्मी 11 बज के 15 मिनट हो रहे हैं। चलो अब जल्दी से आ जाओ बाहर। अरे हाँ, जो तुम्हें बताने आई थी वो तो मैं भूल ही गई। शाम में यूसुफ साहब और उनकी फैमिली आएगी। चाय पर आमिर अपनी मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट कर चुका है और जॉब के लिए इस्लामाबाद रवाना होने वाला है। इस सिलसिले में रजा ने उन सबको आज चाय पर बुलाया है और साथ आमिर को भी सी ऑफ कर देंगे। चलो तुम जल्दी से बाहर आ जाओ, बाबा जमीनों पर गए हैं। दोपहर तक वो भी आ जाएंगे। रजा के घर शाम में एक बार फिर मेहमानों का रश लग चुका था। यूसुफ साहब और उनकी पूरी फैमिली आज यहाँ उनके घर में मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब राबी ने खुश दिली से सब से मिलते हुए कहा। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप और बताएं आपकी तबीयत कैसी है? वालेकुम अस्सलाम बेटा, अल्लाह का शुक्र है बुखार उतर गया, अब बिल्कुल ठीक हूँ। फिरदौस ने सबसे मिलकर अब आमना के पास हमेशा की तरह बैठने जा चुकी थी। कुछ देर बातें करने के बाद राबी और फिरदौस ने मिलकर सबके लिए चाय और नाश्ता लगवाया, जिसमें आमना और उसकी अम्मी ने भी उनकी मदद की। शाम का नाश्ता बाहर लाउंज में ठंडी ठंडी हवा के दरमियान लगा था। वो सब आज घर के लाउंज में एक साथ बैठे थे। फिरदौस सबके लिए चाय निकाल रही थी, जबकि राबिया सबकी प्लेटों में नाश्ता डाल रही थी। और बताओ आमिर, इस्लामाबाद जाने की तैयारी हो गई है? रजा ने आमिर को देखते हुए कहा। जी अंकल, सब जाने के सारे तैयारी हो गई है। 3 दिन के बाद मेरी फ्लाइट है। कुछ महीने इस्लामाबाद में काम करूंगा, वहां मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं और मेरे अंकल हॉस्पिटल में भी हैं। रजा यूं ही आमिर से बातें करता रहा, जबकि फिरदौस आमना और उसकी अम्मी अपनी अपनी बातों में लगे हुए थे। कुछ वक्त गुजरा तो सारे बड़े अंदर चले गए। आमना और फिरदौस बाहर लाउंज में बैठे हुए बातें कर रहे थे। लाउंज की ठंडी ठंडी हवा इन्हें बहुत अच्छी लग रही थी। कुछ देर के बाद आमिर और उसका बड़ा भाई उनके पास आए और उनके बराबर में बैठ गए। फिरदौस, मैं एक नई पेंटिंग बनाई है, तुम घर आओगी तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। आमना बहुत खुशी से फिरदौस को बता रही थी कि आमिर ने उसकी टांगे खींचना शुरू की। बस जरा सी अच्छी पेंटिंग क्या बना लेती है, पूरी दुनिया में ही ऐलान करती फिरती है अपनी तारीफों का। क्यों भाई, क्या कहते हैं आप? सही कह रहा हूं ना मैं? आमिर ने अपने साथ साथ अपने बड़े भाई को भी शामिल किया। हाँ आमिर, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हो, ये कुछ ज्यादा ओवर स्मार्ट बनती है। आमिर के साथ साथ उसके बड़े भाई ने भी आमना को तंग किया तो फिरदौस हंस पड़ी, मगर उसने आमना का साथ दिया था। जबकि आमना मुंह फैलाई अपने दोनों भाइयों को देख रही थी। कितने बदतमीज हैं आप दोनों, अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आप मेरी दोस्त के सामने मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आमना ने बुरा सा मुंह बनाकर अपने दोनों भाइयों को देखा। आप दोनों क्यों मेरी प्यारी दोस्त को तंग कर रहे हैं? मैं जानती कि उसने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई होगी, फिरदौस ने आमना को देखते हुए कहा और साथ उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। ये देखें, ये होती है दोस्ती। एक और आप दोनों मेरे खूनी रिश्तेदार किसी काम के नहीं हैं, किसी तारीफ के नहीं हैं, बस जहां देखो मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। और आमिर भाई, आप तो भूल ही जाइए कि मैं आपकी कोई पेंटिंग बनाऊंगी आपकी शादी वाले दिन, जो आपने मुझसे कहा था। अब देखे मैं आपसे कैसे बदला लेती हूँ। तुमसे किसने कहा कि तुम बेकार पेंटिंग बनाती हो? तुम तो बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाती हो। आमना आमिर ने फौरन से पलटी खाई। देखो तुम अपना वादा पूरा करना और शादी की पेंटिंग तो तुम ही बनाओगी, वरना मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। तुम्हारी शादी पर आमना को आमिर ने मजीद तंग किया। और सोच लो, तुम्हारे तो रिश्ते भी दूर दूर से आ रहे हैं और वो क्या कहते हैं कि इन लोगों को हाँ फौजियों के घर से क्यों भाई, याद है ना आपको? हाँ बिल्कुल, लेकिन बस बहुत हो गया, अब तुम मेरी प्यारी सी बहन को बिल्कुल तंग नहीं करोगे। बस कुछ सालों की मेहमान है ये हमारे घर में, फिर तो ये फौजियों के घर जाने वाली है। अगर उसने वहां तुम्हारी शिकायत लगा दी तो फिर तुम खुद ही डॉक्टर और मरीज बनकर अपना इलाज करते रहना। आमिर के बड़े भाई की बात पर वो तीनों जोर से हंस दिए, जबकि आमना की गाल सुर्ख हो गए थे। घर के ड्राइंग रूम में सारे बड़े मौजूद थे तो यूसुफ साफ और रजा ने एक दूसरे को देखा। वो काफी दिनों से घरों के दरमियान रिश्ते की बात रखना चाह रहे थे। फिरदौस और आमिर के हवाले से यूसुफ साहब ने अपनी बेगम को तो बता दिया था, मगर रजा ने हमेशा की तरह राबिया को किसी किस्म की कोई अहमियत नहीं दी और ना ही उसके बारे में बताया था और ना ही उसे मालूम था। यूसुफ साहब ने गला खंखारा। राबिया भाभी, बड़े दिन से मैं आप दोनों से कुछ बात करना चाहता था।
इस सिलसिले में अपने अजीज दोस्त रजा से भी बात की है, मगर उसमें आप दोनों की रजामंदी बेहद जरूरी है। देखिए राबिया भाभी, बात यह है कि मैं फिरदौस को बचपन से देखता रहा हूँ और मैंने आमना में और फिरदौस में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं किया। आपकी बेटी फिरदौस मुझे बेहद पसंद है और मैं आपकी फिरदौस बेटी को अपने बेटे आमिर के लिए लेना चाहता हूँ। मेरी ये बहुत दिली ख्वाहिश है कि वो मेरी छोटी बहू बने। मेरे बड़े की शादी तो मैं कुछ साल में है, मगर आमिर की शादी के लिए हमें वक्त लगेगा, क्योंकि वो प्राइवेट भी अपना क्लिनिक खोलना चाहता है और हॉस्पिटल में भी उसकी ड्यूटी होती है। इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए उस वक्त लगेगा, और यहाँ तक कि फिरदौस की पढ़ाई भी मुकम्मल हो जाएगी। 1 साल तो पढ़ाई का मुकम्मल होने वाला है। इस तरह से दोनों बच्चों को वक्त मिल जाएगा अपनी अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए। राबी ने बेहद हैरानी से उन दोनों तीनों को देखा, जबकि आमिर की माँ के चेहरे पर एक मुतमिन सी मुस्कुराहट थी। ये बात तो साबित थी कि वो भी फिरदौस को बेहद पसंद करती थी, और दूसरी तरफ आमिर की माँ बाप की ये बात भी पता चल चुकी थी कि वो फिरदौस को पसंद करता है और उसमें दिलचस्पी रखता है। राबी ने एक नजर रजा को देखा, और इस बार भी रजा ने ये साबित करके दिखाया कि वो क्या है। उसकी जिंदगी में कुछ नहीं, रजा के चेहरे पर साफ लिखा हुआ था कि तुम हाँ करो। मगर आमिर जैसे लड़के के लिए इनकार करना किसी भी माँ के लिए आसान नहीं था। आमिर बहुत अच्छा पढ़ा लिखा और तमीजदार लड़का था। राबिया को रजा का यह फैसला अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा लगा था, जबकि फिरदौस को इस बारे में बिल्कुल भी मालूमात नहीं थी। वो तो उन चीजों से बिल्कुल बेखबर थी कि रजा उसकी जिंदगी आमिर को दे चुका है। राबिया कुछ देर रजा को देखती रही, फिर उसने वही कहा जो रजा हमेशा से सुनना चाहता था। जिस तरीके से वो रजा को तमाम फैसले शादी से लेकर अब तक सुनती हुई आई थी, जब किसी से मांग कह रही थी, राबिया ने भी वहां कर दी थी। माहौल एकदम कमरे में बैठे हुए तमाम लोगों के लिए खुशगवार हो गया, और आमिर की माँ ने राबिया को गले से लगाया, जबकि यूसुफ साहब और रजन एक दूसरे को, भाई अब ये बात तय हो गई है कि आपकी बेटी अब मेरी है। यूसुफ साहब ने बड़ी मोहब्बत से कहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी थोड़ा सा वक्त फिरदौस को दें, इससे इस बारे में बात करें, मगर अभी नहीं, कुछ वक्त के बाद, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पेपर्स में सिर्फ और सिर्फ कुछ ही वक्त रह गया है, और फिर ये कि उसकी मरी की ट्रिप भी है यूनिवर्सिटी के साथ। यूसुफ साहब, मैं फिरदौस को मरी नहीं भेज रहा हूँ। रजा ने कहा, क्यों रजा, अभी तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारी बेटी मेरी हुई और मैं अपनी बेटी को मेरी जाने की इजाजत दे रहा हूँ, क्योंकि आमना को भी मैंने इस्लामाबाद जाने की इजाजत दी है। उसे बच्चों में फर्क आ जाएगा कि मेरी दोस्त जा रही है और मैं नहीं, यूसुफ साहब ने कहा। और वैसे भी मुझे मालूम है कि आमिर भी इतना मसरूफ हो जाएगा कि वो फिरदौस को बहुत ज्यादा वक्त नहीं दे पाएगा। शुरुआत के दिनों में तो बेहतर है कि थोड़ा बहुत घूम फिर ले, और वैसे भी मुझे आमना बता रही थी कि उसे मेरी बहुत पसंद है। ये छोटी छोटी सी बच्चों की खुशियां हैं, इन्हें जी लेने दो। शादी के बाद वैसे भी वो दोनों मसरूफ हो जाएंगे, तो फिर इन तमाम चीजों के लिए वक्त कहाँ मिलेगा दोनों को। और बिल्कुल तुम बेफिक्र हो, मैं खुद यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल से बात करूंगा, और सेफ्टी के लिए तुम परेशान ना हो। यूसुफ साहब की बात खत्म होने के बाद रजा एक तेज नजर राबिया के ऊपर डाली। रजा को शक हो रहा था जैसे फिरदौस ने आमना को कहा हो कि वो यूसुफ साहब से बात करें, और जैसे राबिया को ये चीज मालूम हो कि जब ऐसा कुछ नहीं था, उन दोनों ने आमना से यूसुफ साहब से बात करने को नहीं कहा था। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सारे बच्चे एक साथ बहुत खुश रहेंगे, यूसुफ साहब ने रजा को देखते हुए कहा। हमारे बच्चे अपने अपने कामों से फ्री हो जाएं तो फिर हम उनकी रस्म कर देंगे, आमिर की माँ ने कहा। रात के खाने के बाद फिरदौस अपने कमरे में बैठी हुई अपनी कोई किताब पढ़ रही थी कि उसकी नजर अचानक उसके पांव पर गई। आखा अली खाबर का बंधा हुआ रुमाल अब उसने खोल दिया था, और उसने एक बारीक सी पट्टी लगाई हुई थी। जख्म काफी हद तक ठीक हो चुका था। अब बेड की साइड टेबल वाली दराज उसने खोली। अली खाबर का रुमाल वहां उसने साफ करके रखा हुआ था कि वो उसे लुटा देगी। चंद लम्हे वो उस रुमाल को देखती रही, और फिर उसने रुमाल को उठाकर अपने हाथों में लिया। लम्हे भर के लिए अली खाबर को खूबसूरत चेहरा उसकी आंखों के सामने आया। वो कितनी इख्तियार तो हिफाजत से उसके पांव पर पट्टी कर रहा था। फिरदौस ना जाने कितनी देर उसकी बातों को सोचते हुए रुमाल हाथों में पकड़े रही। फिर कुछ देर सोचने के बाद उसने रुमाल को एक आखिरी नजर देकर फिर अलमारी की तरफ बढ़ने लगी, और वो रुमाल उठाकर उसने अपने कपड़ों के बीच में रख दिया। अली खाबर की माँ महरीन अली का सर अपनी गोद में रखकर बड़ी मोहब्बत से उसके बालों में हाथ फेर रही थी कि उसकी जेब में से कुछ बाहर की तरफ निकलता हुआ उसकी माँ को नजर आया। अली, ये तुम्हारी जेब से क्या गिरा है? उन्होंने सोफे से उठाकर वो चीज अली को दिखाई। ये फिरदौस की पायल थी जो अली खाबर ने अपने पास रखी थी। अली, ये किसकी है और तुम्हारे पास और क्या कर रही है? अली खाबर की माँ महरीन ने अली खाबर से पूछा। कुछ नहीं अम्मी। अली उसे वापस अपनी जेब में रखता हुआ उठकर रहा और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। अली, मैंने तुमसे कुछ पूछा है? और वो जो अपने कमरे की तरफ जा रहा था वहीं रुक गया। तुम तो अपनी माँ से कुछ नहीं छुपाते हो। क्या तुम भूल गए हो कि हमारे माँ बेटे के साथ साथ एक दूसरे के दोस्त भी हैं?
अपनी माँ को नहीं बताओगे कि किस लड़की की पायल है तुम्हारे पास? मैंने तुम्हारे पास कभी किसी लड़की की ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। बचपन में अगर स्कूल के दौरान तुम्हारे पास गलती से किसी लड़की की पेंसिल भी आ जाती तो तुम दूसरे दिन उसे फ़ौरन वापस कर देते थे और पेंसिल तो कभी भी अपनी बुक्स में नहीं रखते थे क्योंकि वो तुम्हारी नहीं थी। तो फिर मुझे बताओ कि तुम किसी लड़की की ये पायल इतनी अपनी सी कैसे लगी कि तुमने उसे अपने पास ही रख लिया और मुझसे भी तुमने ये चीज़ छुपा कर रखी? मुझे ये वजह बताओ कि ये किस वजह से है अली? यकीनन कोई बहुत बड़ी वजह है, वरना मेरा बेटा किसी लड़की की पायल अपनी जेब में नहीं रखेगा। मेहरीन साहिबा की आवाज़ में बेहद नरमी इत्मीनान था, बहुत अपनायत थी। अली खबर चंद लम्हे अपनी माँ को देखता रहा और फिर वापस आकर दोबारा उनकी गोद में सर रखकर कुर्सी किसी छोटे से बच्चे की तरह लेट गया और उसकी माँ ने एक बार फिर से इतनी मोहब्बत से उसके बालों में हाथ फेरना शुरू किया। और उसका नाम फिरदौस है, अमीर यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, 7 क्लास फेलो है मेरी, 1 साल होने वाला है हमें साथ पढ़ते हुए। इस 1 साल में ना जाने कैसे और कब वो मेरे दिल में बस गई है, मैं नहीं जानता। मुझे वो बहुत बहुत अच्छी लगती है अम्मी, और मैं इससे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ। अली खाबर के हाथ में फिरदौस की पायल थी जिसे वो मजबूती से थामे हुए था। मुझे वो बस बहुत अच्छी लगती है, उसका खामोश रहना, उसका मुझे गुस्से से देखना, उसका मुझे इग्नोर करना, उसका मुझसे बात ना करना, बात बात पर बिल्कुल आपकी तरह मुझे डांटते रहना मुझे बहुत अपना अपना सा लगता है अम्मी। बिल्कुल आपकी तरह है वो। याद है अम्मी, उस दिन हमने बात की थी सब्ज आंखों वाली गुड़िया के बारे में? मैं आपको बताता हूँ कि फिरदौस की आंखें भी बिल्कुल उसी खूबसूरत गुड़िया की तरह है और उसका दिल, उसका चेहरा बहुत खूबसूरत है अम्मी। मेरी बहुत चाह है कि वो मेरी जिंदगी में शामिल हो जाए। और अम्मी, आपको याद है ना, आपने मुझसे वादा किया था कि हालात कैसे ही भी हों आप मेरी मदद करेंगी। वो बड़ी मोहब्बत से अपनी माँ की आंखों में देखते हुए कह रहा था। अम्मी, मैं उसे खोना नहीं चाहता। मुझे जिंदगी शायद कभी भी इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं लगी जितनी इस 1 साल में लग रही है। मुझे रोज उसे देखता हूँ, मुझे रोज उससे मोहब्बत होती है। मैं जितनी उससे बात करता हूँ मुझे और उससे मोहब्बत होती है, और वो जितना मुझसे डरती है मुझे उससे उतनी मोहब्बत होती है। वो जितना मुझसे दूर जाती है मुझे उससे और मोहब्बत होती है। मैं उसे खोने से बहुत ज्यादा डरने लगा हूँ, इतना जितना मैं आपको खोने से डरता हूँ। आपको पता है अम्मी, अपनी जिंदगी में मैं 2 औरतों को खोने से बहुत डरता हूँ, एक आपको और एक फिरदौस को। मेरी साहिबा ने अपने बेटे की आंखों में फिरदौस के लिए आज पहली बार बेहद मोहब्बत देखी थी। वो 1 साल से मुझसे ये बात माहिराना तरीके से छुपाया हुआ था कि वो एक अपने दिल में किसी की मोहब्बत बहुत अंदर तक बसाए बैठा है, इतनी अंदर तक कि उसकी मोहब्बत उसके दिल में बस चुकी है कि उस लड़की को भूल जाना बेहद मुश्किल है। अली मेहरीन साहिबा ने अली को कंधों से पकड़कर अपने सामने बिठाया। वो नीचे उतरकर उनके घुटनों की तरफ बढ़ गया और उनके घुटनों पर दोनों हाथ रखे। ये पायल फिरदौस की है अम्मी। अली खाबर ने मुट्ठी खोलकर वो पायल अपनी माँ के आगे बढ़ाई। मेरीन साहिब चंद लम्हे वो पायल देखती रही, जब उसके बाद अली की मुट्ठी में उस पायल को दोबारा से बंद कर दिया तो अली ने अपनी माँ को देखा। मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में फिरदौस यूं शामिल हो। मगर अली, क्या ये मोहब्बत दो तरफा है या सिर्फ एक तरफा? एक तरफा है तो फिर तुम बहुत तकलीफ उठाने वाले हो। मोहब्बत के 2 पहिए होते हैं, अगर वो दोनों पहिए एक साथ चले तो मोहब्बत का सफर बहुत खूबसूरत है। मगर एक पहिए के ऊपर मोहब्बत को लेकर चलते रहना और घसीटते रहना बेहद मुश्किल और तकलीफ का सफर है, जिसका ना तो कोई मंजिल है और ना सफर, और सफर इंतहाई तकलीफ दा। एक तरफा मोहब्बत बहुत रुलाती है, सताती है, तकलीफ देती है, मगर मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मोहब्बत एक तरफ नहीं होगी। तुम्हारा महबूब जिसे तुम बेहद मोहब्बत करती हो यकीनन तुम्हारे साथ होगी। बताओ, ऐसा ही है ना? वो तुम्हारे जज्बात के बारे में जानती है अली। मुझे नहीं मालूम उसने कभी खुद से मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश नहीं की, कुछ जुबान से नहीं कहा जिससे मुझे कुछ ऐसा लगे। मगर अम्मी, मेरा दिल इस बात की गवाही देते कि वो भी मुझे पसंद करती है। मोहब्बत और पसंद में बहुत फर्क है अली। नहीं अम्मी, मेरा दिल उस बात की गवाही देता है कि वो भी मेरे लिए जज्बात रखती है। मगर मगर क्या अली? मगर अम्मी, वो इस तरह की लड़की है कि मेरे पास कभी खुद चलकर नहीं आएगी, कभी मुझसे बात नहीं करेगी। वो इतनी खामोश है कि अगर मैं खुद उससे सारा साल बात ना करूं तो वो खुद से कभी कोई बात नहीं करेगी। और अगर मेरे लिए कोई जज्बात रखती भी होगी तो वो अपने घर वालों से बहुत डरती है, खासतौर पर अपने बाबा से। मुझे यूं लगता है कि अगर उसे कभी मुझसे मोहब्बत हो भी गई और अगर वो इकरार भी करे तो अपने घर वालों के सामने मेरे लिए कभी बात नहीं कर सकती। वो तुमसे मोहब्बत करती या नहीं अली? तुम अभी तक उसे वाज़ेह लफ्जों में नहीं बताया कि तुम उसे चाहते हो, और तुम उसकी मोहब्बत में बहुत आगे तक आ गए हो, शायद इतना के आगे तक कि वो तुम्हारी वापसी का कोई और रास्ता बचा ही नहीं है। वो मुझसे मोहब्बत करती है या नहीं मैं नहीं जानता, मगर मैं तो करता हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन उसे भी मुझसे मोहब्बत जरूर हो जाएगी। बेटा, ये जो खुशफहमियां होती है ना, यही गलत फहमियों को जन्म देती हैं।
اور پھر ہم تکلیف اٹھاتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کتنی تکلیف اٹھاؤں گا اور کتنی نہیں، مگر میں اسے بالکل نہیں بھول سکتا، اور نہ آج 1 ہفتے بعد، نہ 20-25 سال بعد مجھے اس سے محبت ہے، اور بس جانتا ہوں جاری ہے۔